हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज की ये जो वीडियो है स्पेशली ये थोड़ी सी इस तरीके की है कि जो ट्रेडर से रिलेटेड वीडियो है, हालांकि इन्वेस्टर्स के भी बहुत काम की है। बाजार में क्या आउटलुक है ये आपको इस वीडियो से पता चलेगा। वास्तव में मैं एक साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से ट्रेडर्स की जो साइकोलॉजी है वो काम की है पिछले 2 से 3 महीनों के दौरान, और किस तरीके से मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि अगर कल का डाउनफॉल और हो गया, जिसकी बहुत अच्छी उम्मीद है और प्रबल जो है उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल के दिनों में जितने रिटेल ट्रेडर्स को अब तक फंसाया गया है, ये रिटेल ट्रेडर्स का सबसे बड़ा, तेजी करने वाले रिटेल ट्रेडर्स का स्पेशली सबसे बड़ा ट्रैप है। और इससे पहले अभी हमने मंदी करने वाले जो रिटेलर्स था उनका ट्रैप भी देखा था। अब मैं इस सारी स्टोरी को जो है बैंक निफ्टी के माध्यम से आपके साथ समझाने की कोशिश करूंगा। मैं एक्टिवली बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करता हूं, और बैंक निफ्टी के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उस कम्युनिटी के भी जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। और बहुत अच्छे जो ट्रेडर्स हैं उनसे भी मेरी बातचीत होती है, जो बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ ट्रेड करते हैं उनसे भी मेरी बातचीत होती रहती है। तो उन सब के बीच में क्या मुझे लॉजिक समझ में आया, क्या उनकी बातचीत से मुझे निष्कर्ष समझ में आया, क्या बड़े ट्रेडर सोचते हैं, किस तरीके से जो स्टॉप लॉस ना लगाने वाले ट्रेडर्स हैं वो सोचते हैं। जनरली मैं उन्हीं लोगों की बात करूंगा कि जो एक आम व्यक्ति है, जो स्टॉक मार्केट में बहुत पैसे उसने लगा रखे हैं, करोड़ों रुपए लगा रखे हैं। लेकिन देखिएगा, चाहे आप करोड़ों लगाइए चाहे आप लाखों लगाइए, एडवर्टीजमेंट सभी के लिए एक तरीके से काम करती है। आप 10 रुपये का सामान खरीदते हैं तो भी एडवर्टीजमेंट उसी तरीके से काम करती है। 10 लाख रुपए का सामान खरीदते हैं तो भी एडवर्टीजमेंट काम करती है। बस फर्क ये होता है कि 10 रुपये की जो चीज़ होती है उसके लिए एडवर्टीजमेंट कंपनी कुछ अलग तरीके से एडवर्टीजमेंट बनाती है, और 10 लाख की चीज़ बेचनी होती है तो अलग तरीके से, और 10 करोड़ रुपए की चीज़ बेचते हैं तो अलग तरीके से एडवर्टीजमेंट होती है। बट एडवर्टीजमेंट का असर तो होता ही होता है। और जनरली मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई, अगर शेयर बाजार से पैसे कमाने हैं तो टीवी से दूर रहो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ, लेकिन टीवी के अंदर केवल उन चीज़ों को सुनिए जो आपको नॉलेज दे रही हैं, जो कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में बता रही हैं, लॉस के बारे में बता रही हैं, इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में बता रही हैं, उन चीज़ों को। अगर आप वो जो टीवी में बैठे हुए एनालिसिस्ट हैं, अगर उनके हिसाब से ट्रेड लेने की कोशिश करोगे तो आपकी जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही कम रहेगी, या मैं ये कह सकता हूँ कि जो है लॉस में रहने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि देखिएगा, 365 दिन जो है टीवी के एंकर ने एक ही बात बोली है, भैया इसको खरीद लो, इसको खरीद लो, इसको खरीद लो। तो भैया बेचोगे कब? राइट? वो तो हमेशा खरीदते रहोगे भाई साहब। वो तो बेच के निकल जाएंगे, या वो उनके जो भी मतलब जानने वाले हैं वो तो बेच के निकल जाएंगे। आपने देखा भी होगा पिछले 1-2 सालों के अंदर किस तरीके के जो एपिसोड हुए कि टीवी के एंकर्स ने आपको माल दिलवाया और खुद अपना माल बेच के निकल गए। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि एडवर्टीजमेंट का असर होता है। अब मैं एक ब्रॉड व्यू में जो है बात कर रहा हूँ और खुल के बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को अच्छी भी ना लगे कि यार सर ये क्या बात कर रहे हैं। देखिएगा, ये जो बाजार है ना, और जो ट्रेडिंग का बाजार है, ये एक युद्ध है। आप ये समझ लीजिएगा कि जो ट्रेडिंग है एक युद्ध है, जहाँ पे सेनापति भी है, एक बियर का सेनापति, एक बुल्स का सेनापति है, सबके सैनिक भी हैं, और इसके अलावा राजा भी लड़ाई कर रहा है। तो दोनों तरफ से पार्टीज खड़ी रहती हैं। कभी एक सेना भारी हो जाती है, कभी दूसरी सेना। और इस लड़ाई में एक सबसे खास बात यह है कि जो सैनिक या जो सेनापति पहले बुल्स की लड़ाई लड़ रहा होता है, वो थोड़े समय बाद बियर्स की लड़ाई लड़ने भी चला जाता है, या जो सैनिक है वो आपस में पाला भी बदल लेते हैं। यही इस लड़ाई की सबसे खास बात है, जो नॉर्मली आप इतिहास में जिन युद्धों के बारे में पढ़ते होंगे वहाँ पे ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता था कि एक जगह से लोग बदल के दूसरी जो है पार्टी के साथ, या दूसरे राजा के साथ, या दूसरे सेनापति के साथ जुड़ जाते थे। तो बहुत कम संभावना होती थी, लेकिन यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है। अब मैं आपकी जो शुरुआत कर रहा हूँ वो आपको बताऊँगा कि किस तरीके से इस बार रिटेल इन्वेस्टर बुरे तरीके से ट्रैप हुआ है। पहले बुल्स की बात करेंगे, पहले बियर्स की बात करेंगे कि कैसे वो ट्रैप हुआ। देखिएगा, ये जो युद्ध है
इसकी शुरुआत होती है जून के लो लगने के बाद जब बाजार कंसोलिडेट करता है, और ये डेट थी 17/6/2022। ये जो कैंडल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 17/6/2022, इस कैंडल से आप लड़ाई की शुरुआत समझिएगा। इससे पहले एक भयंकर ऊपरी लेवल से एक मंदी की गई थी, और यहाँ पर जिस समय यहाँ पर बाजार था, आपको मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर जहाँ कहीं बात हो, ये बातें हो रही थी भाई इंडिया का बाजार तो गया, वर्ल्ड रिसेशन में गया, सब तबाही हो गई। और मैं शायद उस समय पर एक ऐसा आपके साथ साथी था जो ये कह रहा था भाई बैंकिंग स्टॉक खरीदने का सबसे अच्छा समय है ये, और मुझे लगता है कि भाई इतने ख़राब रिजल्ट नहीं आएंगे जितना आप बोल रहे हैं। और उस समय पर कुछ जो व्यूअर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, जिनसे हमारी बातचीत होती है, वो कह रहे थे कि सर 28,000 जाएगा। मैंने कहा 28 तो नहीं, 31,500 मैं मानता हूँ बहुत अच्छी स्पोर्ट है, और अगर वर्स्ट केस में चला भी गया तो 29,100 200, क्योंकि मैं जनरली चार्ट के साथ साथ प्राइस एक्शंस को भी जो है क्लोजली वॉच करता हूँ। तो मैंने पिछले 2 साल के अंदर जहाँ जहाँ ट्रेड किए हैं, तो मुझे पता है कि किन किन लेवल्स पर बाजार ने कब कब अटका है, और वो सब चीज़ें जो है वो मेरे दिमाग में सेट है। हालांकि चार्ट क्या है, एक बार मेमोराइज करने के लिए आसान रहते हैं, तो इसलिए मैं आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूँ, तो मुझे हर लेवल के ऊपर जो, क्योंकि हमने ट्रेड्स किए हैं, तो हमें पता भी है कि भाई यहाँ पर बाजार ऐसे ऐसे ट्रेड करके आया था। और यहाँ पर हमें ऐसा आभास था कि यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद बाजार चलेगा। तो यहाँ पर जब बाजार बिल्कुल सुस्त था, तो हमारी जो कमेंट्री होती थी वो यही होता था कि बाजार एक टेक्निकल पुल बैक देगा, और बाजार यहाँ पे घूमते घूमते 34,000 के आसपास आ गया, और यहाँ पर तक भी हमारी ना बड़ी अच्छी तेजी की पोजीशंस थी। उसके बाद बाजार यहाँ से थोड़ा सा डाउन होता है, और हमें यहाँ पर भी अच्छी उम्मीद है, और यहाँ पे मुझे बड़ा उम्मीद थी कि भाई बाजार 36,800 तक जाना चाहिए। इस लेवल पर जब ये बाजार ऊपरी लेवल से गिर के जब 2-3 दिन कंसोलिडेट हुआ, तो मुझे उम्मीद थी कि बाजार 36,800 तक जाना चाहिए, और बाजार देर सवेर 36,800 चला भी गया। अब ये जो 36,800 के आसपास बाजार हमारा पहुंचा, ये गैप फिल करके, और 37,000 उसी दिन लगाए, और फिर बाद में पलट के बाजार नीचे की तरफ आया। और सॉरी, ये डे था, यहाँ पर एक 37,000 रुपये लगे, और उसके बाद जो है बाजार नीचे आया था। ये लेवल था, ये 37,000 के बाद फिर बाजार 1-2 दिन कंसोलिडेट किया, और फिर गैप अप ओपनिंग हुई। तो यहाँ पर देखिएगा मोस्टली जो ट्रेडर्स एक्टिवली है, उन्होंने 37,200 पे अपने स्टॉप लॉस काट लिए होंगे, क्योंकि बाजार 37,000 का रेजिस्टेंस लेके वापस आया था 2-3 दिन पहले, गैप डाउन हुआ, फिर उसके बाद जो ट्रेडर्स हैं, लेकिन देखिएगा हर कोई ट्रेडर्स स्टॉप लॉस काटे ऐसा तो होता नहीं है। बट यहाँ पर लोगों ने कुछ एग्रेसिवली शॉर्ट भी किया होगा कि यार बाजार में अभी तो इतना मूड माहौल ख़राब था, तो बाजार तो नीचे आ जाएगा। तो बाजार जहाँ तक जाना चाहिए था उसके थोड़ा आगे चला गया। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि बाजार ऐसा करता भी है कि जो आप लेवल सोचेंगे बिल्कुल उसी से टर्न करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन बाजार ने यहाँ पर एक लेवल लिया, और यहाँ पर जो बियर्स पोजीशंस में थे, उन बियर्स ने एक झटका दिया बाजार को बढ़िया वाला। और मुझे याद है ये 4 तारीख थी, एक्सपायरी वाला दिन था, बृहस्पतिवार का वीकली एक्सपायरी थी, और जब 38,000 के आसपास बाजार काम कर रहा था, 38,050 के आसपास, और दिन में 10-10:15 बजे के आसपास, तो हमें ये आभास हो गया था कि आज बाजार ना 37,750 के आसपास जाएगा, क्योंकि वो 37,750 की हमारी जो एनालिसिस वीडियो उनमें भी हमने बात की थी कि 37,750 एक अच्छी स्पोर्ट है, और उसको तोड़ेगा तो हो सकता है कि साइकिल यहाँ से टर्न करे। जो हम 36,800 से उम्मीद कर रहे थे वो वहाँ से ना होगी, यहाँ से होगी। और बाजार 38,100-200 के आसपास काम कर रहा था, उस दिन भी 38,200 लगाए थे। और उसके बाद बाजार ने क्या किया, बाजार ने एक बहुत ही बढ़िया वाला झटका दिया, और बाजार आ गया 37,300 तक। और मुझे याद है कि यहाँ पर जब 37,300 के आसपास आया, तो हमें लगा था कि यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा दिन भर 37,300 से लेके 37,500-600, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है, ऊपर से इतना टूट गया है, तो अभी जनरली प्रीमियम डिके होने चाहिए। लेकिन बाजार यहाँ से उल्टा चला गया और 37,750 के आसपास क्लोज दिया। अब ये जो पोजीशंस थी, बियर्स के दिमाग में एक बात आई कि भाई ठीक है, बाजार मंदा हो गया, पुल बैक है, कल फिर गिर जाएगा। लेकिन उसके बाद अगले दिन एक डोजी कैंडल बनती है, बाजार ऊपर खुलते हैं लेकिन क्लोज नीचे ही होते हैं,
और यहाँ पर भी बियर्स को भी एक बात पता चल गई थी कि भाई ठीक है, अभी बाजार नीचे आ जाएगा। तो जो मंदी करने वाले थे वो भी सेटल थे। उसके बाद आती है अगली तारीख 6 तारीख, और 6 तारीख में जबरदस्त ग्रीन कैंडल बनती है। और यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन बियर्स हैं जिन्होंने माल बेचना मतलब बड़ी मात्रा में करते हैं, उन्होंने अपना गेम चेंज किया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, बाजार अभी थोड़ा सा और खींचेंगे बुल्स, और उन्होंने बाजार को और खींचने दिया। और जब बाजार उन्होंने और खींचा तो बाजार गया 39,600 और 39,700 के आसपास, 800 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस भी था, 40,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी था। और उस दिन बाजार खुले भी बहुत बढ़िया, और 40,000 के आसपास जो है बाजार खुले, और बियर्स ने बहुत ही बढ़िया वाला झटका उस दिन से दिया, और बहुत बढ़िया सेलिंग हुई, और बाजार तकरीबन 700-800 पॉइंट के नीचे जो है क्लोज हुए। उसके अगले दिन फिर एक गैप डाउन था, और उस गैप डाउन की क्लोजिंग भी बड़ी नीचे की तरफ हुई, 38,307। उसके बाद बाजार अगले दिन फिर तेजी में आए, फिर ग्रीन कैंडल आई, फिर 2 रेड कैंडल, फिर एक गैप डाउन दी। और यहाँ पर देखिएगा यूएस के बाजार कमजोर हो चुके थे, यूएस से खराब खबरें आनी शुरू हो गई थी, डाउ जोन्स में एक वीकनेस थी, और ये शोर था, एक दिन की छुट्टी थी हमारी बीच में, और तकरीबन 300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी जो है कमजोरी दिखा रहा था। उसके बाद बाजार नीचे खुलते हैं और बाजारों को उठा दिया जाता है। और ये जो बाजार थे ये 37,800 का शायद उस दिन का लो था, 800 कुछ का, 880 के आसपास का। और उस दिन देखिएगा बाजार को पॉजिटिवली क्लोज किया गया था, और ये 38,300 के ऊपर। यहाँ से जो बड़े प्लेयर्स हैं, आप उनको एफआईज बोल सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस बोल सकते हैं, उन्होंने कहा भाई अभी बुल्स बाजार को खींचना चाह रहा है, इतनी बुरी हालत में भी बाजार को खींचने देना चाह रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, अब खींच ही लेते हैं। फिर देखिएगा जो मंदी करने वाले ट्रेडर्स थे वो भी उस तेजी करने वालों के साथ बैठ गया, और उन्होंने अगले 7-8 दिन के अंदर बाजार लगातार खींचते ऊपर ले आए। और यहाँ पर भी ये देखिएगा बहुत जबरदस्त कैंडल बनी थी यहाँ पे, 40,300 से लेके 41,400 की। और यहाँ पर कंफर्म हो गया था कि भाई अब डाउ जोन्स की खबरें खराब आ रही थी, डाउ जोन्स खराब था, एशियन मार्केट्स खराब कर रही थी, यूरोप खराब कर रहा था। लेकिन अब बारी थी 15 तारीख की, और 15 तारीख को बैंक निफ्टी अपना 52 वीक हाई लगाता है। हाई लगाते के साथ बाजार टूटने शुरू होते हैं, और बाजार टूटने के बाद जो हालत हुई है वो आपको पता है कि अब क्या है। अब यहाँ पे मनोदशा क्या होती है देखिएगा, मंदी करने वाला यहाँ तक मंदी कर रहा है 35,000 तक, थोड़ी और पोजीशन है 37-38 पे आता, थोड़ी और पोजीशन बढ़ा लेता है। बाजार यहाँ से टूटता है 39,000 पे, उसको जान में जाना जाती है कि भाई अब टूट गया, अब तो भाई बाजार गिरेगा। उसने थोड़ी और मंदी बना ली होती है गिरते बाजार में, और उसके बाद बाजार गिरता ही नहीं है, यहाँ पे चढ़ना शुरू होता है। यहाँ पे वो पैनिक में आना शुरू होता है 40,000 के आसपास कि यार बाजार गिर नहीं रहा। एक एक दिन उसके लिए भारी होता जाता है, और वो बस यही सवाल पूछता है कि भाई बाजार कब गिरेगा, बाजार गिरेगा भी नहीं गिरेगा। बाजार फिर 41,000 पे जाता है, ये बाजार 41,000 पे जाता है। मंदी करने वाला कहता है भाई बाजार गिरेगा नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा वो टीवी देखता है, मीडिया देखता है, और 41,000 के बाद उसके दिमाग में एक बात सेट हो जाती है, जो उसको यहाँ पे नीचे मंदी सेट थी, जब बाजार नीचे गिरा था उसके दिमाग में मंदी थी, अब वो मंदी चलते चलते यहाँ आ गई, और ये जो मंदी उसने यहाँ बनाई थी सबसे ऊपर, अब ये बाजार के टॉप पर क्या हुआ, बाजार के टॉप में उसने अपने सौदे भी काट दिए, और उसके दिमाग में एक सेट हो जाती है कि अब बाजार में तेजी होगी। हालांकि उसके बाद वो होता है 200-400 पॉइंट कमाता भी है, 400-500 तेजी करके पैसे कमाता भी है। कुछ लोग यहाँ से तेजी कर रहे होंगे 40,000, 200-300 से, उन्होंने भी पैसे कमाए होंगे। ये साइकोलॉजी हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। कुछ लोगों की 39,800 से बदल गई होगी, और मैंने भी जैसे आपको कहा था कि 39,800 के बाद बाजार अलग तरीके से चलने चाहिए। और 39,800 का जो ब्रेकअप हुआ था, यानी कि ब्रेकआउट हुआ था, तो हमने कहा था कि भाई अब ये लेवल तोड़ दिया, इसका जो है ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की तरफ, तो अब जब तक बाजार नीचे नहीं आएगा तब तक देखेंगे साइडवेज। अभी मैच देखने के समय है और बजाय के ट्रेड लेने के। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इस पूरे टाइम पीरियड में हुआ क्या है, इस पूरे टाइम पीरियड में एक ही चीज़ हुई है, मैं आपको बताता हूँ ट्रेडर के दिमाग में।
जितने मंदी करने वाले थे, या तो उन्होंने अपनी मंदी की पोजीशन काट ली और उन्होंने कहा कि जब यार पूरा डाउ जोन्स खराब हो गया, सब कुछ खराब हो गया, हम नहीं गिरने वाले, अब तो गिरने ही नहीं। और मोस्टली लोगों ने पोजीशन काट के ना तेजी की पोजीशन बना ली। बहुत लोगों ने पोजीशन नहीं बनाई, तो उन्होंने कहा भाई अब मंदी नहीं जलती भाई, रोज M2M भरते हुए परेशान हो गए, अपनी पोजीशंस जो है स्क्वेयर ऑफ कर दी। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बाजार 2 दिन गिरे, उसके बाद ये नीचे से फिर ऊपर चले। तो बहुत लोगों ने फिर ये देखिएगा यहाँ पर कुछ लोगों ने स्टॉप लॉस लगाए होंगे तो वो कट गए होंगे, पर मैं जनरली उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते और जिद्दी लोग हैं, चाहे बुल्स हैं चाहे वो बियर्स हैं और जिद्द के साथ खेलते हैं। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये ग्रीन और फिर अगली ग्रीन कैंडल। अब ये 2 ग्रीन कैंडल के बाद आदमी निश्चिंत हो गया भाई, अब बाजार में तेजी ही तेजी है। बाजार जिस तरीके से हर गिरावट के बाद ग्रीन कैंडल बनाता है फिर तेजी कर लेता है, रेड कैंडल बनाता है फिर ग्रीन करके तेजी कर लेता है, 2 रेड कैंडल बनाता है फिर तेजी कर लेता है, 4 रेड बनाता है फिर तेजी कर लेता है। तो बाजार में ये तय हो गया, दिमाग में ये सेट कर दिया गया। और सोशल मीडिया और टीवी चैनल पे तो आपको पता ही होगा क्या तेजी रही होगी, मैं देखता नहीं हूँ बट चीज़ें हमें पता रहती हैं, क्योंकि जब लोगों से बात होती है तो हम पूछ लेते भाई टीवी में क्या चल रहा है। तो अब यहाँ पर जो स्टोरी हुई, अब उस स्टोरी के बाद क्या है, जितने लोगों ने भी नहीं खरीदा था ना भाई, उन सबको माल खरीदवा दिया गया। यानी कि जो मंदी करने वाले थे वो सब तेजी करने वाले बन गए। जो तेजी करने वाले वो तो थे ही तेजी में, उनको तो क्योंकि देखिए तेजी करने वाले को विश्वास रहता है। और जो स्मार्ट ट्रेडर और इन्वेस्टर्स थे भाई, वो उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि तो अपने स्टॉप लॉस काट लेते हैं। अगर उनकी पोजीशन उल्टी भी जाती है तो वो तो 200-400 रुपये का लॉस लेके साइड हो जाते हैं। अब यहाँ पर अब ये जो कैंडल बनी है ना रेड, इसका देखिएगा स्पोर्ट पर बनी है, लेकिन जिस तरीके का इंटरनेशनल मूड और माहौल है, मुझे लगता है कि भाई ये लेवल भी दूर नहीं है, 38,000 के आसपास का हो सकता है। आपको सोमवार या मंगलवार तक 38,000 का लेवल भी मिल जाए, तो आपको मार्केट आउटलुक भी पता चल गया। हालांकि यहाँ से एक बार बाउंस बैक करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके का इंटरनेशनल मूड माहौल है, अगर ध्यान रखिएगा, अगर बाजार किसी भी कारण से 37,750 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि मैंने जब ट्रेड किए तो मेरे को याद है यहाँ पे इस ट्रेड के ऊपर क्या इंट्राडे बाजार मूव किया है। 37,750 हो सकता है बाजार चला जाए। अगर 37,750 टूट गया तो बाजार में फ्री फ्लो होगा। फ्री फ्लो मतलब समझ रहे हो, फ्री फॉल होगा, मतलब शेयर पे शेयर आएंगे बिकने के लिए। और ये जो लेवल है, हो सकता है कि आपको 38,000 के आसपास बाजार आए, 38,200, 38,300, वहाँ से आपको एक अच्छा बाउंस मिले 1200-1300 पॉइंट का मिल सकता है बड़े आराम से। लेकिन अभी जो है हमें पहले देखना है कि भाई 38,200-300 पे सपोर्ट ले रहा है। पहले तो 38,200-300 आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट मुझे उम्मीद है कि बाजार यहाँ पर आ सकता है इसी वीक के अंदर, जो आने वाला वीक है उसके अंदर। और रीज़न बड़ा सिंपल है, रीज़न देखिएगा, अब इंटरनेशनल मूड माहौल है वो तो समझ ही रहे आप। अब जिन लोगों ने ना पहले मंदी की, उन्होंने अपने स्टॉप लॉस काटे, दोबारा मंदी करने की कोशिश की, फिर देखिएगा तेजी करने वाले उनको धराशायी कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है हम भी तेजी वाली टीम में बैठ जाते हैं। उन्होंने कहा चलो अभी तेजी और करते हैं, तुम जितनी तेजी कर रहे हो ना हम भी अपनी तेजी डालते हैं। उन्होंने अपनी तेजी और भयंकर कर दी और ऊपर ले जाके ना टॉप पे अपनी तेजी की पोजीशंस को कन्वर्ट करके मंदी कर लिया। उस समय पर ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है, रिटेल की साइकोलॉजी क्या कहती है? रिटेल की साइकोलॉजी कहती है भैया बाजार नहीं गिरेगा, माल खरीद ले जितना खरीदना, बहुत पैसे आएंगे। और आपको सहारा मिलता है मीडिया का, और मीडिया आपको सहारा देती भैया खरीदो, क्योंकि उन्होंने 365 दिन एक ही बात बोलनी है, खरीदो खरीदो, किसी भी भाव पे खरीदो भैया, बेचोगे कभी तभी तो प्रॉफिट आएगा थोड़ा बहुत। तो जो ट्रेडर्स हैं उनके एंगल से बात करूं मैं, इन्वेस्टर्स को देखिएगा, हम भी यही बात बोलते हैं, जिनका 5 साल का 10 साल का ओरिजिन है वो अच्छे शेयर्स रखिएगा, सही वैल्यू पर पकड़िएगा और मल्टीफोल्ड करने की कोशिश करिएगा। लेकिन मैं ट्रेडर के एंगल से बात करूँ, मैंने वीडियो की शुरू में बोला, लेकिन साइकोलॉजी है इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों के लिए काम करती है। तो यहाँ पर जब बाजार अब लग रहा है कि हमें यहाँ तक आ सकते हैं, और आप लोगों को भी लग रहा होगा, तो जिस तरीके से डाउ जोन्स ने ब्रेक डाउन किया है प्री कोविड लेवल के ऊपर डाउ जोन्स इंडेक्स आ गया है। यूरोप के ज़्यादातर मार्केट जो हैं प्री कोविड लेवल के आसपास काम कर रहे हैं, 52 वीक लो को टच किया है। और इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि जो डॉलर इंडेक्स है वो काफ़ी मजबूत है। करेंसी में देखिएगा यूएस अपनी करेंसी को मजबूत किए रहा है, डॉलर इंडेक्स मजबूत है। वर्ल्ड की सारी करेंसीज जो है उसके सामने डेप्रीशिएट हो रही हैं। एक्सचेंजेस जो हैं, हालांकि देखिएगा कुछ कंट्री क्या है गुड्स के बदले में गुड्स की पे आ गई हैं, जैसे कि भाई रशिया वॉर की वजह से वो कहता है मुझे गोल्ड दे दो और साथ में मेरे से ऑयल ले लो, या मेरे को रूबल दे दो या साथ में जो है ऑयल ले लो। तो वहाँ पे पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन
अब अगर डॉलर और मजबूत होता है तो भाई साहब अगर वर्ल्ड की करेंसी धराशायी हो गई और यूएस खुद परेशानी में है तो वर्ल्ड में रिसेशन लाइक सिचुएशंस बहुत तेजी से आ सकती हैं। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ये रिसेशन होती क्या है। रिसेशन का मतलब होता है कि भाई जो चीज़ें हैं उनकी डिमांड कम हो जाती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर आप जाके पढ़ेंगे रिसेशन तो डिटेल में आपको बहुत सारी थ्योरीज मिल जाएंगी, लेकिन मैं मोटा मोटी आपको बताता हूँ कि क्या होता है। इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमने पढ़ा है और या जो हम ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि हमने मोर और लेस रिसेशन जो है किताबों में ही देखी है, तो जो रिसेशन है उसमें जनरली होता क्या है। हमने थोड़ी बहुत मंदी हल्की फुल्की मैं मान सकता हूँ कि 2011, 12, 13 में देखी हमने, लेकिन जो मंदी होती है उसमें क्या होती है, लोगों की नौकरियाँ छूट जाती हैं। लोगों की नौकरियां क्यों छूटती हैं? क्योंकि वहाँ पर चीज़ों की डिमांड नहीं है। और लेकिन इस बार क्या है, महंगाई की वजह से। अब महंगाई की वजह से इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर दिए हैं, कंपनियों कैपिटल एक्सपेंशन कम हो रहे हैं, तो लोगों को नौकरी मिलेगी नहीं, नौकरी छूट जाएगी। अब जिन लोगों ने होम लोन लिया हुआ भैया वो क्या करेंगे, होम लोन का डिफॉल्ट करेंगे। जिन्होंने गाड़ियाँ ले रखी हैं वो गाड़ियों का डिफॉल्ट करेंगे। जो बिजनेसेस अगर वो ठीक नहीं चलेंगे तो वहाँ से भी सिमिलर तरीके की इंसिडेंट्स आएंगी। अब जो कंपनियां जो है यूएसए पे डिपेंड है या यूरोपियन कंट्रीज़ पे डिपेंड है, उन कंपनीज़ की एक्सपोर्ट की सेल घट जाएगी। मान लीजिएगा हमारे यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल का काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है, वो रिड्यूस हो सकता है। स्पेशलिटी केमिकल के अंदर जो कंपनियां एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड है बहुत ज़्यादा, उनके ऊपर हो सकता है। फिर वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है, तो ये जो इफेक्ट होता है धीरे धीरे होता है, लेकिन वो धीरे धीरे कब होता है उसका असर दिखने में टाइम लगता है। और हमारे 2 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे तो है नहीं, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा, आपको पता है कि स्लाइटली जो है कैश पे बैठा हुआ हूँ। और मुझे लगता है कि भाई कैश जो है वो ज़्यादा अच्छी एसेट्स है इस समय पर, क्योंकि 2 क्वार्टर के रिजल्ट तो अच्छा है नहीं है। हालांकि ट्रेड में हम पोजीशंस लेते रहते हैं जिस तरीके से बाजार चलता है। देखिए ट्रेडिंग में व्यू अलग होता है और इन्वेस्टमेंट में व्यू अलग होता है। तेजी में और मंदी में दोनों पोजीशंस होती हैं देखिएगा ट्रेडिंग में, लेकिन इन्वेस्टमेंट में तो हमेशा तेजी की पोजीशंस होती हैं। तो जब इन्वेस्टमेंट में आप तेजी की पोजीशंस करेंगे तो बाजार में आप ऐसी चीज़ें ढूंढोगे जो आपको सही भाव पर सही समय पर मिल रही हैं। और इस समय पर मुझे लगता नहीं, समय तो इतना अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन भाव बहुत महंगे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सही समय है खरीदने का। और हालांकि कुछ कंपनियां अभी भी हमें बहुत अच्छी लग रही हैं, ऐसा नहीं है, तो इसलिए हमने अपने पोर्टफोलियो में वो शेयर्स रखे भी हुए तो है नहीं, सारा पोर्टफोलियो बेच के बाहर हो जाएंगे। तो लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी कैश रखना दोबारा से एक अच्छी सावधानी का जो है काम है। वो देखिएगा कैश को ना तभी डिप्लॉय करते हैं जब ये बाजार ना नीचे की तरफ होता है, तब थोड़ी सी देखिए हिम्मत करनी पड़ती है। बाजार माहौल बहुत ख़राब होता है उस समय पर, खबरें बहुत ख़राब होती हैं, बट नीचे लेवल पे जितना माल लोगे और ऊपरी लेवल पर बेचने की कोशिश करोगे, चाहे आप यहाँ से खरीद के यहाँ बेच लो फ़ायदे में रहोगे, यहाँ से खरीद के यहाँ बेच लो और फ़ायदे में रहोगे, यहाँ से खरीद के यहाँ बेच लो। बट सीधा सा तरीका है, ये नीचे जब बाजार आते हैं, जब नीचे बाजार आते हैं तो थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू करना चाहिए। जब बाजार ऊपर की तरफ चलने शुरू होते हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा बेचना शुरू करना चाहिए। तो यही देखिएगा हमारे यहाँ पे इंडिया के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं। और अभी भी आपको पता है भाई म्यूचुअल फंड्स खरीद नहीं रहे और FIIs बेच रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगर ये सेलिंग 1 या 2 दिन चलेगी तो मुझे लगता है कि 38,000 के आसपास तक के लेवल भी आ सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ एक फियर लाइक सिचुएशन, मुझे ऐसा लगता है कि अगर 38,000 टूट गया, 38,000 टूट गया और उसके नीचे 200-250 पॉइंट है, 37,750, तो बाजार जो है वो एक ऐसी सिचुएशन में चला जाएगा इतने ऊपर से गिरने के बाद कि बहुत समय तक आपको इंस्टीट्यूशंस की कोई बहुत अच्छी बाइंग देखने के लिए नहीं मिलेगी और बाजार तकरीबन 1-1.5 महीने की मंदी में चला जाएगा। और इसके साथ साथ मुझे पर्सनली ये जो लगता है, क्योंकि जितने रिटेलर्स हैं अब उन सब के पास माल है और बाजार उनको निकलने नहीं देगा। निकलने क्यों नहीं देगा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पहले मंदी वालों को फंसाया था, बाजार ने तेजी वालों को फंसाना शुरू कर दिया। और बात यह है कि जो ये मंदी वाले लोग हैं, जो इमोशनली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, उन्होंने ऊपरी लेवल पे फिर जाके तेजी बना ली और जब बाजार गिरेगा तब फिर देखिएगा धराशायी होने की संभावना है। तो मैंने भी बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं जिनसे बातचीत होती है, तो 1 या 2 दिन पहले कह रहे थे कि जी सर पुट सेल कर दें। मैंने कहा अभी ना पुट सेल करने का समय नहीं है। अगर आपने सेल भी करनी है तो अपनी जो पोजीशंस हैं उसके सामने 10-20% कर लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जितनी आपकी तेजी की पोजीशंस हैं उतनी आप मंदी करेंगे, यानी कि आप स्टाडल बेचेंगे या स्टैंगल बेचेंगे, स्टैंगल में आप फिर भी चलो बच जाओगे, लेकिन स्टाडल बेचोगे तो मुझे नहीं लगता कि यार सेम रेट की कॉल और पुट आप बेचोगे तो आप कॉल बेच के जो पैसा कवर कर रहे हो या पुट बेच के पैसा कवर कर रहे हो, उन दोनों से इतना पैसा आपके पास नहीं आएगा जितना बाजार शायद गिर जाए।
तो उस पीरियड के दौरान तो मेरा जो व्यू है वो यही है कि बाजार के अंदर ऊपरी लेवल पर स्मार्ट लोगों ने अपना माल काट लिया, प्रॉफिट काट लिया, रिटेलर की साइकोलॉजी बदल दी, उनको सबको माल थमा दिया। अब बाजार अपना रुख दिखा रहा है और स्मार्ट प्लेयर बाजार को गिराने पर आतुर हो रखे हैं। और जब बाजार गिरा देंगे, नीचे की तरफ आएंगे, तब मैं आपसे बात करूंगा भाई खरीदने का सही समय आ गया है, माल उठाइए। तो वो तो मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, मेरा कर्तव्य ये है कि सही भाव पर आपको बाइंग बतानी चाहिए, और उस समय ये नहीं कि मैं जो बताऊंगा उसके बाद गिरेगा, नहीं गिरेगा उसके बाद भी, बट फिर भी क्या है, हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी कि रिस्क रिवार्ड जो है हमारे फेवर में रहेगा। इसके साथ साथ मुझे पर्सनली जो मैं रिजल्ट एनालिसिस करता हूँ, मैं आपको बता दूँ पिछले 2 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं, जो शेयर के प्राइस उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अच्छे बुरे को मतलब है जो भाव दे रहे हो भाई साहब, 10 रुपये की चाय पीते हो ना और 100 रुपये की चाय पीते हो, अगर 10 रुपये की चाय को 100 रुपये की चाय से कंपेयर करोगे ना तो भाई साहब कोई फ़ायदा नहीं है। 10 रुपये की चाय पी आपने और आपको 90% सेटिस्फेक्शन मिला, और 100 रुपये की चाय पी के भी आपको 90% सेटिस्फेक्शन मिला, तो वो कंपेरेबल नहीं है। तो 10 रुपये की चाय पी के ना 90% सेटिस्फेक्शन बहुत बढ़िया है। तो मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ कि आप जिस लेवल पर हैं, यानी कि जिस शेयर का प्राइस जिस भाव पे है, उसके हिसाब से उसके रिजल्ट को आप देखो, तो आपको मिलेगा 80 to 85% और इवन 90%। मैं बोलता हूँ 90% कंपनीज के रिजल्ट्स खराब थे। 90% कंपनीज के रिजल्ट खराब थे जिन प्राइस पर वो शेयर ट्रेड कर रहे हैं, और उसका खामियाजा जो है वो हमें लोगों को भुगतना पड़ेगा, रिटेल इन्वेस्टर को। और उसका रीज़न ये है कि 2020 के बाद जितना रिटेल इन्वेस्टर्स आया है वो उन्हीं शेयर्स को 2020 से पहले, मार्च 2020 से पहले जो शेयर्स मतलब आपको 10 की पी वैल्यूशंस पे मिलते थे, वो आज 25 या 30 की वैल्यूशन में मिलते हैं। और उसके बाद उन कंपनीज की जो प्रॉफिट की प्रोस्पेक्ट्स हैं वो पहले से ख़राब हुई हैं, तब भी शेयर्स के प्राइस ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं पैसा कहाँ से आया। पैसा हम रिटेल इन्वेस्टर्स का है। हो सकता है मैंने भी उसके बाद जो है पैसा ज़्यादा ही लगाया होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भाई पोर्टफोलियो में तो धीरे धीरे आप बढ़ाओगे, तो हो सकता है कि हमारा पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ाओ। तो अल्टीमेटली इंस्टीट्यूशन अभी सेल करने पर आ रहे हैं, और इससे घबराना या नहीं घबराना वो अलग बात है। मैंने आपको कहा आप अपनी साइकोलॉजी को जो है बदलना पड़ेगा, और साइकोलॉजी एक रखिए। मैं आपको एक सीधा गोल्डन रूल बता रहा हूँ, और उसमें एक ही गोल्डन रूल है, वो ये है भाई, ना जब सस्ता मिले ना तब खरीदने की खूब कोशिश करनी चाहिए, और जब महंगा बिक रहा हो ना तब बेचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो भी, और अगर इवन इन्वेस्टर्स भी हैं तो थोड़ा बहुत ऑफलोड करने में कोई परेशानी नहीं होती। भाई पैसे आपके घर आ जाए तो क्या दिक्कत है। लेकिन होता क्या है कि भाई इन्वेस्टर ना आज एक शेयर को बेचेगा, उसी भाव पे दूसरे को खरीद लेगा। बात क्या हुई? बात तो तूने बेटा महंगे का महंगा ही ले लिया ना, और जब बाजार गिरेगा तो तेरे पास पैसे ही नहीं होंगे। और बाजार यही करता है, बाजार भैया गले तक ना माल भर देगा सारा, ले बेटा पूरा माल ले लिया ना, अब तेरे पैसे खत्म, अब मैं बाजार को तोड़ूंगा। तो जब बाजार टूटेगा ना, आपको पास पैसे नहीं छोड़ेगा बाजार, और अगर पैसे बच भी गए ना तो हिम्मत नहीं छोड़ेगा, बेटा शेयर खरीद ले। तो ये बाजार के अंदर होता है। तो बाजार की साइकोलॉजी के ऊपर मैंने आज की ये चर्चा आपके साथ की। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन मैंने बाजार का सच आपके सामने रखा जो मैं फील कर रहा हूँ। हालांकि इसमें से कुछ पोजीशंस जब बाजार से ऊपर गए तो नीचे से ऊपर गए, तो हमारी भी कुछ पोजीशंस में लॉस हुआ, हम मना नहीं कर रहे, पर बाजार है, ट्रेड है यार, लॉस तो होगा ही। अगर बाजार आपकी जो पोजीशन है उसके अगेंस्ट जाएगी तो लॉस हो गई। लेकिन मैंने एक चीज़ कभी नहीं बदली। मैं अपना गोल्डन रूल बता दूं कि भाई अगर बाजार ऊपर है ना तो माल बेचो, माल बेचो। और आपको बता दूं, मैंने अपनी 90% जो ट्रेडिंग पोजीशंस थी शेयर्स के अंदर, 90% ट्रेडिंग पोजीशंस मैंने ऑफलोड कर दी, और मैंने ऑफलोड करनी शुरू कर दी थी 17,500-600 के आसपास से ही। और मैं प्राइस को नहीं देख रहा था, क्योंकि होता क्या था कि कभी कोई सा शेयर चल रहा है, कभी कोई सा शेयर चल रहा है। तो पिछले 10-15 दिन से क्या हो रहा था कि मिड कैप का कोई ना कोई शेयर चल रहा था। और शेयर बेचने का भी मैं बता दूं आपको, जो शेयर जिस दिन चल रहा है, मान लीजिए आज कोई शेयर 5-6% चला, कोई बात नहीं, इंतजार करो, अगले दिन वो चलेगा 10-12-15%, कोई बात नहीं, इंतजार करो। जिस दिन उसने मेजर रनअप किया है उसके अगले दिन ना मॉर्निंग में वो शेयर 4-5% तो चलना ही चलना है ऊपर, उसको अगले दिन बेचो, तीसरे दिन। उसके बाद अगर आपने ट्रेडिंग पोजीशंस लिया तो तीसरे दिन बहुत अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि
जो अनमैच्योर्ड लोग हैं वो उसको चेस करेंगे, अनमैच्योर्ड जो ट्रेडर्स हैं वो उसको चेस करेंगे। और जिस स्मार्ट ट्रेडर ने उस पोजीशन को, जिस ऑपरेटर ने उस पोजीशन को 3 दिन पहले चलाया था, वो भी अपना माल ऑफलोड करेगा। और ऐसे बहुत सारे शेयर्स के एक्सपीरियंस हमें इस बार भी देखने के लिए मिले। कम से कम 3-4 शेयर ऐसे हैं जो हमने ऑफलोड किया, और ऑफलोड करने के बाद वो शेयर उसी दिन हमारे प्राइस से 4%, 3%, और 1-2 शेयर तो ऐसे जो 6-6, 7-7% हमने जो सेल प्राइस के उससे नीचे आ गए। बट इसका मतलब नहीं है हमने वो बेच दिया अब 7% नीचे ले लिया, नहीं लेना भाई, वो ट्रेडिंग के लिए था, ट्रेड के लिए अच्छा भाव लेंगे। ये नहीं है कि वो 7% नीचे ले लिया, अब वो 7% नीचे लेने के बाद भी 7% ऊपर चलना नहीं है, तो ये बात आप समझिएगा। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आज आपके साथ ट्रेडर से रिलेटेड आपके साथ बात की और ट्रेडर की साइकोलॉजी की बात की है। तो ध्यान रखिएगा, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की भी बात मैंने की है और मैंने आज समाजशास्त्र की भी बात की है आपके साथ। तो दोनों बातें आज आपके साथ की हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।